रोका, मैंने बहुत टोका। प्यार न माना तेरा, प्यार न माना। टूथब्रश, टूथपेस्ट, मैनिक्योर किट्स, बॉडी लोशन। होली काउ! आज कितनी गर्मी है। तेरा पप्पा है? नहीं, पापा जैसे। बनी 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 रे बनी, बॉलीवुड फिल्में हमेशा अपने कन्विक्शन की वजह से चली हैं और ये फिल्में लोगों के द्वारा सालों सालों तक याद रखी जाती हैं। और आपने भी बॉलीवुड की ऐसी अनगिनत फिल्में देखी होंगी जिनके कई सीन्स देखते टाइम पर तो इलॉजिकल लगते हैं, लेकिन इनके डायरेक्टर इन सीन्स को इतने कन्विक्शन के साथ में करते हैं, इसमें इतना ड्रामा इंक्लूड कर देते हैं, इसको इतना इमोशनल बना देते हैं कि एक समय के बाद तो आपको यकीन हो जाता है कि जो भी पर्दे पर हो रहा है वही सही है। जैसे मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथोनी के एक सीन में जब माँ को खून की जरूरत होती है तो उसके तीनों बेटे हॉस्पिटल के अलग अलग बेड पर लेटकर माँ को अपना खून दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर भले ही आप ये लॉजिक ढूंढते रहो कि इनका ब्लड ग्रुप सेम था या नहीं, या ऐसे ही खून दे दिया, लेकिन इन सीन्स में इतना इमोशन और ड्रामा है कि ऑडियंस इन सारी चीजों को नोटिस करती ही नहीं है। ऐसे ही कई फिल्में ऐसी भी रहीं जहां पर इंडिया की लोकेशन बोलकर हमें पूरी की पूरी फॉरेन की लोकेशन दिखा दी गई है और लोगों को यकीन भी हो गया। जैसे 1996 में आई फिल्म राजा हिंदुस्तानी में भी हमें पालन खेत के नाम से ये जगह देखने के लिए मिली है, लेकिन रियल लाइफ में पालन खेत नाम की कोई जगह ही नहीं है। आगे चलकर इस चीज को एक स्टेप और आगे बढ़ाया साल 2003 में आई फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूं ने, जिस फिल्म ने तो वाकई में सारी की सारी लिमिट क्रॉस कर दी थी। जहां इसमें हमें बताया जाता है कि सुंदरनगर इंडिया में एक बहुत ही छोटी सी जगह है, लेकिन इसमें सुंदरनगर के नाम पर हमें न्यूजीलैंड और जापान की एक से बढ़कर एक खूबसूरत लोकेशंस दिखा दी गई, जहां इतनी खूबसूरत लोकेशंस हैं, इतने प्यारे प्यारे फूल हैं, बर्फ के पहाड़ हैं, एडवेंचर की भी इतनी सारी जगह हैं, और ये सारी चीजें इसके मेकर्स ने सुंदरनगर बोलकर फिल्म में चिपका दी थी। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं बहुत छोटा था और मैंने ये फिल्म देखी थी, उस समय मुझे सच में ऐसा लगता था कि इंडिया में सुंदरनगर नाम की कोई जगह है जो वाकई में इतनी खूबसूरत है। हमारा सुंदरनगर छोटा जरूर है, लेकिन किसी बड़े शहर से कम नहीं। लेकिन आगे चलकर पता चला कि भाई इस नाम की कोई भी जगह नहीं है और ये सारी की सारी लोकेशंस न्यूजीलैंड और जापान की हैं। खैर, इसके बावजूद भी साल 2003 में आई फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ मेरे लिए तो बहुत ही खास रही। भले ही ये फिल्म आज देखते टाइम पर ऐसा लगता है कि ये फिल्म नहीं बल्कि ओवर एक्टिंग का कंपटीशन रखा गया हो, जहां ऐसा लगता है कि फिल्म करते टाइम पर हर एक एक्टर के दिमाग में ये चल रहा था कि कैसे वो सामने वाले से ज्यादा अच्छी ओवर एक्टिंग कर पाता है। चाहे इसमें ऋतिक रोशन हो, करीना कपूर हो, करीना कपूर की ये फ्रेंड्स हो या फिर उनकी माँ हो, हर किसी ने इसमें इतनी ओवर एक्टिंग की थी कि आज के टाइम पर इसमें काम करने वाले ये एक्टर भी इस फिल्म का मजाक बनाते हुए नजर आते हैं। जहां ये पूरी फिल्म देखते टाइम पर ऐसा लगता है कि मानो ऋतिक रोशन को 4-6 रेड बुल पिलाकर यहाँ पर इतनी हाई एनर्जी के साथ में छोड़ दिया हो। और जिस तरह से ऋतिक रोशन यहाँ पर ओ हेलो हाय 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 आंटी यार तड़ 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 करते हैं, भाई वो देखते ही बनता है। इसके अलावा इसमें चाहे करीना कपूर के इंट्रोडक्शन सीन में उनके स्माइल करने की ये स्टाइल हो या फिर तेरी जिंदगी में चली आई गाने में ये अजीबोगरीब कैमरा एंगल हो, जहां कभी घोड़े के नीचे से कैमरा एंगल निकलता है तो कभी किसी सीन में करीना कपूर को ये सेफ्टी हार्नेस बांधकर इस घोड़े पर बैठा दिया जाता है और यहाँ पर इन लोगों ने इस हार्नेस को हटाया भी नहीं। जहां इसके पहले करीना कपूर जब इस घोड़े के नीचे बैठी होती हैं तो वहां पर उन्होंने ये सेफ्टी हार्नेस नहीं पहना होता है, लेकिन जब जंप करके वो इस घोड़े पर बैठती हैं तो वो हमें ये पहने नजर आती हैं। इसको फिल्म मेकर्स ने हटाया तक नहीं, लेकिन जब ये सीन यहाँ पर कट होता है तो अगले ही सीन में करीना कपूर हमें ये हार्नेस पहने हुए नजर नहीं आती हैं। इसके अलावा चाहे इसके एक और गाने लड़का ये कहता है लड़की से के इस सीन में जब ऋतिक रोशन ये बोलते हैं क्यों डरती हो दिल नहीं तोड़ूंगा और करीना कपूर को पीछे से पकड़ लेते हैं, क्यों डरती हो दिल नहीं तोड़ूंगा। यहाँ पर कोई मुझे ये समझाएगा कि यहाँ पर कौन से दिल तोड़ने की बात हो रही है और यहाँ पर किसका दिल होता है। ऐसे कई सीन पूरी फिल्म में हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि एक सीन था जहाँ पर करीना कपूर के पिता साइकिल चला रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो साइकिल से गिरते नहीं हैं बल्कि उड़ के गिरते हैं और ऋतिक रोशन जो उनके साथ में ही साइकिल चला रहे होते हैं वो अपनी साइकिल छोड़कर आगे खड़े हो जाते हैं और उन्हें कैच कर लेते हैं। इसके अलावा चाहे इसमें कंप्यूटर जनरेटेड ये तोता हो जो कि अलग अलग फिल्मों के नाम बोलता है या फिर ये कुत्ता हो, ये पूरी की पूरी फिल्म बड़ी ही अजीबोगरीब रही। जहां इसमें अपने समय के टॉप एक्टर और एक्ट्रेस थे जैसे ऋतिक रोशन, करीना कपूर और अभिषेक बच्चन, और डायरेक्शन की कमान संभाली थी मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर
सूरज बड़जात्या ने, जिनका फिल्म सक्सेस होने का रेशियो 100% रहा है। यहाँ तक कि सूरज बड़जात्या बॉलीवुड के कुछ ऐसे डायरेक्टर्स में गिने जाते हैं जिनके साथ में काम करने का हर किसी का सपना होता है, और उनकी किसी भी फिल्म में छोटे से छोटे रोल में भी काम करना वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होता है। लेकिन आखिर उस समय इस फिल्म की मेकिंग में ऐसा क्या गलत हो गया कि टॉप डायरेक्टर, टॉप एक्टर्स, इतना बड़ा बजट, भव्य भव्य सेट और एक तरह से अच्छी कहानी होने के बावजूद भी ये फिल्म ऐसी बनी है जिसके आज बहुत सारे मीम्स बनाए जाते हैं। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए फिल्म के बनने के पीछे की और इसमें ऐसा क्या गलत हो गया था, इन सारी बातों के बारे में हम आपको काफी डिटेल से बताने वाले हैं। ये फिल्म रिलीज हुई थी 27 जून साल 2003 को, और अगर उस समय आपको बॉक्स ऑफिस का हाल बताएं तो इसका क्लैश हुआ था सुनील शेट्टी की फिल्म खंजर द नाइफ के साथ में। लेकिन ये एक थोड़ी डिलेड फिल्म थी, इस वजह से लोगों के बीच में इसको लेकर कोई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं था। लेकिन मैं प्रेम की दीवानी हूँ सूरज बड़जात्या की फिल्म थी। ऋतिक रोशन, करीना कपूर, अभिषेक बच्चन जैसे एक्टर्स इसमें नजर आ रहे थे। फिल्म के गाने भी ऑलरेडी सुपर डुपर हिट हो चुके थे और इसको लेकर लोगों के बीच में बहुत ज्यादा बज़ था। हालांकि आपको बता दें कि उस समय इसके लगभग 2 हफ्ते पहले ही शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की फिल्म चलते चलते भी रिलीज हुई थी और ये कई सिनेमा घरों में चल भी रही थी। इसमें ऋतिक, अभिषेक और करीना के अलावा हमें पंकज कपूर, हिमानी शिवपुरी, रीमा लागू, जॉनी लीवर, तन्नाज ईरानी, राजू श्रीवास्तव, ब्रजेश हिरजी और फरीदा जलाल हमें सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए थे। वैसे आपको बता दें कि ये फिल्म साल 1975 में आई राजश्री प्रोडक्शन की ही फिल्म चितचोर की रीमेक है, जिसको जाने माने डायरेक्टर बासु चटर्जी ने डायरेक्ट किया था और इसकी बेसिक कहानी भी सुबोध घोष के द्वारा लिखी गई एक बंगाली कहानी चितचोखर पर आधारित है, और यहीं से सूरज बड़जात्या ने अपनी इस कहानी का आइडिया लिया था। ये कुछ वैसा ही था जैसा कि सूरज बड़जात्या ने इसके पहले भी हम आपके हैं कौन बनाई थी, जो कि नदिया के पार से इंस्पायर्ड थी। खैर, फिल्म चितचोर की इस साधारण सी कहानी को सूरज बड़जात्या ने इस मॉडर्न कहानी के हिसाब से अडॉप्ट किया और इसका पूरा स्क्रीन प्ले तैयार किया। उन्हीं ने फिल्म का डायरेक्शन भी किया और राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले ये फिल्म बनी और इसका म्यूजिक कंपोज किया था अनु मलिक ने। जहां वाकई में ये बात तो माननी पड़ेगी कि अनु मलिक ने बेहतरीन गाने कंपोज किए थे और उस समय ये गाने सुपर डुपर हिट रहे थे। जहां तक कि लोगों के बीच में उस समय इसके गानों का क्रेज कुछ ऐसा था कि हर गली, नुक्कड़, चौराहे, चाय की दुकानों और टीवी पर ये गाने सुनने के लिए मिल रहे थे। ये गाने थे तेरी जिंदगी में चली आई, संजना आई लव यू, बनी बनी और मोहब्बत है, ओ अजनबी, कसम की कसम, पापा की परी, लड़का ये कहता है लड़की से, भटके पंछी और प्रेम प्रेम प्रेम। ये वो समय था जब धीरे धीरे बॉलीवुड फिल्में बदल रही थी, लोगों की पसंद बदल रही थी और गानों में भी बदलाव हो रहा था। ऐसे बदलते हुए समय में जब मैं प्रेम की दीवानी हूँ का म्यूजिक एल्बम लोगों ने सुना तो ये बहुत ही रिफ्रेशिंग लगा। जहां उस समय इसके म्यूजिक एल्बम की लगभग 16 लाख से भी ज्यादा ऑडियो कैसेट से सेल हो गई थी और ये इस साल 7वें नंबर पर सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम बन गया था। गानों के लिरिक्स लिखे थे देव कोहली ने और इनमें से ज्यादातर फीमेल वॉइस में आवाज थी के.एस. चित्रा जी की, जो कि साउथ की एक जानी मानी सिंगर हैं। उनके अलावा के, शान, सुनिधि चौहान, जुबीन गर्ग और कुणाल गांजावाला की आवाजें हमें सुनने के लिए मिली थीं। चलिए एक नजर डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 24 करोड़ रुपए, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा था। लेकिन लगभग 24 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म ने उस समय इंडिया में लगभग 18 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन किया था। हालांकि वर्ल्ड वाइड में इसने 39 करोड़ 31 लाख रुपए का कलेक्शन किया था, लेकिन ये ओवरऑल बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। जहां इसको लगभग 300 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 78,13,000 लोग आए थे और ये इस साल पैसे कमाने के मामले में 7वें नंबर पर रही थी। वैसे इस साल की अगर टॉप 5 फिल्मों के बारे में आपको बताएं तो पहले नंबर पर थी कोई मिल गया, दूसरे नंबर पर थी कल हो ना हो, तीसरे नंबर पर थी द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, चौथे पर थी मुन्ना भाई MBBS, 5वें नंबर पर थी बागवान, 6वें पर थी चलते चलते और 7वें नंबर पर थी मैं प्रेम की दीवानी हूँ। और इसको IMDb पर 3.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने कहा कि ये फिल्म बनाना उनके करियर की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन वो आज भी इसके शुक्रगुजार हैं क्योंकि इस फिल्म ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ तक कि इसके फ्लॉप होने का रीजन भी उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में बताया है कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस फिल्म को बनाते टाइम पर वो जाने कहाँ खो गए थे। उन्होंने बताया कि मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं जैसी पारिवारिक और साफ सुथरी फिल्में बनाने के बाद वो अपनी क्षमताओं को भूलकर दूसरों की बातें बहुत ज्यादा सुनने लगे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अभी तक अपने करियर में इतनी साफ सुथरी और पारिवारिक फिल्में बनाई हैं, लेकिन अब जमाना बदल गया है और वो कहीं इससे पीछे ना हो जाएं।
उन्होंने बताया कि उन्हें हम साथ साथ हैं के बाद कई ऐसे कमेंट सुनने के लिए मिले जिनमें ये कहा गया कि क्या सूरज जी, आपने इसके पहले भी पारिवारिक फिल्में बनाई थीं और अब फिर से वही पारिवारिक फिल्म बना दी है, आप कुछ नया ट्राई क्यों नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि उस समय ऐसी जगह जगह से कई बातें उन्हें सुनने के लिए मिल रही थीं, लेकिन उन्हें इन बातों को इग्नोर करना चाहिए था। लेकिन पता नहीं उन्हें क्या हुआ, उन्होंने इन बातों को सीरियसली ले लिया और एक बिल्कुल मॉडर्न फिल्म बनाने का डिसाइड किया जो कि बिल्कुल आज के जमाने के जैसी हो। और आपने भी शायद ये नोटिस किया होगा कि पहली बार सूरज बड़जात्या की फिल्म में हीरोइन हमें इस तरह के छोटे कपड़े पहने हुए नजर आई। कई हॉट सीन शूट किए गए और ये फिल्म सूरज बड़जात्या की पिछली फिल्मों से बिल्कुल ही अलग थी। नहीं तो उनकी पिछली ज्यादातर फिल्मों में हीरोइन हमें बिल्कुल फुल कपड़े पहने हुए साफ सुथरी नजर आती थीं। लेकिन इस बार सूरज बड़जात्या ने इसको बहुत ही हॉट और मॉडर्न बनाने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो बुरी तरह से फेल रहे। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि ये उनके प्रोडक्शन हाउस की उस समय तक की सबसे महंगी फिल्म थी, जिसमें उस समय के टॉप एक्टर और एक्ट्रेस थे, फॉरेन की लोकेशंस थी और अच्छा खासा बजट था। लेकिन उन्होंने बताया कि वो इस चकाचौंध में कहीं खो से गए थे। फिल्म में जो इमोशंस उन्हें दिखाने चाहिए थे और जो सिंपलिसिटी उन्हें रखनी चाहिए थी, वो सारी चीजें भूलकर वो दूसरों की बातों पर ध्यान देते रहे कि कैसे इसको और ज्यादा मॉडर्न बनाया जाए। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि इसके पहले उन्होंने अपनी किसी भी फिल्म में दूसरों की राय नहीं ली, अपने हिसाब से ही फिल्में बनाई। लेकिन मैं प्रेम की दीवानी हूँ के टाइम पर वो कम से कम 10 लोगों से सलाह लेते थे कि इस सीन को हमें कैसा रखना चाहिए, ये सीन ठीक हुआ है या नहीं। और अलग अलग लोगों की अलग अलग सलाह से उन्होंने ये फिल्म बनाई और ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही। हालांकि सूरज बड़जात्या ने इससे बहुत बड़ा सबक लिया और आगे चलकर दोबारा से उन्होंने अपनी कोर वैल्यू वाली फिल्म विवाह बनाई जो सुपर डुपर हिट रही थी। जिस तरह की शुद्ध पारिवारिक और साफ सुथरी फिल्में बनाने में उन्हें बिल्कुल महारत हासिल है। और आज भी अगर कोई सूरज बड़जात्या से ये पूछता है कि अगर उन्हें अपनी फिल्मोग्राफी में से एक फिल्म हटाने का मौका मिले तो वो कौन सी हटाएंगे, तो उनका जवाब होता है मैं प्रेम की दीवानी हूँ। वैसे उनकी हर एक फिल्म में हीरो का नाम प्रेम ही होता है और इसमें तो हमें 2-2 प्रेम नजर आए थे। उन दोनों बॉलीवुड में मानो NRI कल्चर दिखाने की बिल्कुल बाढ़ सी आ गई थी। दिल तो पागल है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम और ऐसी ढेरों फिल्में। और इससे सूरज बड़जात्या भी उस समय इन्फ्लुएंस हुए थे और उन्होंने ये फिल्म बनाई। और 7 अप्रैल साल 2000 से उन्होंने ये कहानी लिखना शुरू की और एक मॉडर्न लड़की कैसी हो सकती है, उसकी सोच कैसी हो सकती है, उसके बात करने का तरीका कैसा होगा और उसके फ्रेंड्स का ग्रुप कैसा होगा, इन सारी चीजों के बारे में उन्होंने काफी रिसर्च की। और इस तरह से उन्होंने संजना का किरदार लिखा और इसमें लगभग संजना की लाइफ के 32 दिनों की कहानी हमें देखने के लिए मिलती है। और लगभग 6 महीनों में सूरज बड़जात्या ने ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी और उनके दिमाग में अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर प्रेम का रोल कौन निभाएगा। और इसमें संजना के रोल के लिए उन्हें किसी सीनियर एक्ट्रेस को लेना चाहिए या फिर यंग एक्ट्रेस को लेना चाहिए। यहाँ तक कि एक समय तो उनके दिमाग में इस रोल में सलमान खान को लेने का मन भी आया था, लेकिन उन्होंने अब ये डिसाइड किया कि ये पूरी फिल्म एक मॉडर्न फिल्म बना रहे हैं और इसमें उन्हें नए एक्टर और एक्ट्रेस को ही लेना चाहिए। और उस समय ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन और करीना कपूर बिल्कुल नए थे और इनकी एक 2 फिल्में ही रिलीज हुई थीं। और उन्होंने करीना कपूर को फिल्म रिफ्यूजी में देखा, उनके एक्सप्रेशंस उन्हें काफी पसंद आए और उन्होंने करीना कपूर को इसके लिए साइन कर लिया था। और जब उन्होंने करीना कपूर को इसके लिए अप्रोच किया तो करीना कपूर की मां बबीता कपूर और उनकी बड़ी बहन करिश्मा कपूर इसके लिए तुरंत तैयार हो गई थीं। और इन दोनों ने करीना कपूर को ये बोला कि उन्हें राजश्री प्रोडक्शन की सूरज बड़जात्या के साथ में ये फिल्म जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले करिश्मा कपूर भी सूरज बड़जात्या की फिल्म हम साथ साथ हैं में नजर आ चुकी थीं। और उस समय सूरज बड़जात्या के दिमाग में इसमें नजर आने वाले 2 प्रेम के लिए अभिषेक बच्चन और ऋतिक रोशन के नाम थे। वैसे आपको बता दें कि उस समय ऋतिक रोशन और करीना कपूर की जोड़ी बहुत पसंद की जा रही थी और ये दोनों हमें एक साथ कई फिल्मों में नजर भी आ रहे थे, जहां इसके पहले इन दोनों ने साथ में यादें, कभी खुशी कभी गम और मुझसे दोस्ती करोगी जैसी फिल्मों में काम भी किया था। तो सूरज बड़जात्या ने भी करीना कपूर के साथ में अपनी इस फिल्म में ऋतिक रोशन को साइन किया। यहाँ पर आपको एक बात और बताते चलें कि पहले करीना कपूर ऋतिक रोशन के साथ में फिल्म कहो ना प्यार से ही डेब्यू करने वाली थीं। यहाँ तक कि उस समय करीना कपूर ने इसके कुछ सीन भी शूट कर लिए थे, लेकिन उस समय ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन और करीना कपूर की मां बबीता कपूर के बीच में थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई और करीना कपूर ने ये फिल्म छोड़ दी। और बाद में फाइनली उनकी जगह पर अमीषा पटेल को लिया गया और करीना कपूर ने अभिषेक बच्चन के साथ में रिफ्यूजी से डेब्यू किया। खैर उन दोनों ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन बॉलीवुड में बिल्कुल नए नए आए हुए थे और हर एक डायरेक्टर इन्हें साथ में लेना चाहता था। उस समय सूरज बड़जात्या के अलावा राजकुमार संतोषी और कुछ और डायरेक्टर भी इन दोनों को साथ में एक फिल्म में अप्रोच कर रहे थे, लेकिन बाद में फाइनली ये दोनों साथ में सूरज बड़जात्या की फिल्म में काम करने के लिए तैयार हुए।
जहां इन दोनों की पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए इन्हें अलग अलग प्रेम के ये रोल दिए गए थे। हालांकि इसमें अभिषेक बच्चन वाला रोल काफी छोटा था और पहले जब अमिताभ बच्चन ने इस रोल के बारे में सुना तो उन्होंने सूरज बड़जात्या से ये बोला कि वो इसमें अभिषेक बच्चन को गेस्ट अपीयरेंस में साइन करें। लेकिन बाद में खुद अभिषेक बच्चन ने कहा कि वो इसमें गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर नहीं बल्कि एक नॉर्मल एक्टर के तौर पर काम करना चाहते हैं। और बाद में सूरज बड़जात्या ने उन्हें इसमें गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर नहीं बल्कि नॉर्मल एक्टर के तौर पर ही साइन किया। और इस तरह से इन तीनों के फाइनल हो जाने के बाद में बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स को भी साइन किया गया। हालांकि इस फिल्म में सूरज बड़जात्या ने स्टार कास्ट में भी काफी बदलाव किया था। जैसे रीमा लागू तो इसमें हमें मां के तौर पर नजर आई थी, लेकिन हिमानी शिवपुरी ने इसमें करीना कपूर की मां का रोल निभाया, जो अक्सर उनकी फिल्मों में या तो चाची या बुआ बनी हुई नजर आती थीं। इसके अलावा पहली बार उनकी फिल्म में पंकज कपूर नजर आए, जॉनी लीवर नजर आए। इनके अलावा अक्सर सूरज बड़जात्या की फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में नजर आने वाले कई एक्टर और एक्ट्रेस इसमें नजर नहीं आए थे और कुछ नए चेहरे नजर आए। उस समय सूरज बड़जात्या ने पहली बार इसमें म्यूजिक कंपोजर के तौर पर अनु मलिक को साइन किया, जिनके द्वारा कंपोज किया गया थोड़ी नए टाइप का म्यूजिक उन्हें फिल्म जोश में और फिजा में काफी पसंद आया था। और अनु मलिक ने इस फिल्म के लिए पहला गाना कंपोज किया था बनी बनी, और जब ये गाना उन्होंने सूरज बड़जात्या को सुनाया तो वो बहुत खुश हो गए। और इस तरह से अनु मलिक ने एक एक करके फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से सारे गाने कंपोज किए और गाने तो बेहतरीन थे। और सारी चीजें फाइनल हो जाने के बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और पहला जो सीन शूट हुआ वो था कॉलेज में ये फेयरवेल वाला सीन, जहां इस लोकेशन पर 2 गाने शूट किए गए और बैकग्राउंड डांसर के लिए लगभग 600 लड़कियां बुलाई गईं, जिससे कि यहाँ पर ऐसा लगे कि वाकई में ये कॉलेज की फेयरवेल पार्टी हो रही है और ये इतनी सारी लड़कियां नजर आ रही हैं। फिल्म का दूसरा शेड्यूल हुआ जुलाई 2001 में, जहां पर ये फार्म हाउस का सेट लगाया गया था, जहां पर ये दोनों प्रेम रहने के लिए आते हैं, जिसका ये पूरा का पूरा सेट तैयार किया गया था और अंदर से इंटीरियर ऐसा किया गया था जैसा कि न्यूजीलैंड के घरों में होता है। दिसंबर 2001 में फिल्म का गाना ओ अजनबी शूट किया गया और इसके लिए एक बड़ा सा सेट लगाया गया था, जिस बड़े से सेट में ऋतिक और करीना कपूर के बीच में कई हॉट सीन शूट किए गए थे। और पहली बार इसमें हमें 180 डिग्री वाटरफॉल देखने के लिए मिला था, जहां इस वाटरफॉल को बनाने के लिए लगभग 25 टैंकर से भी ज्यादा पानी बहाया गया था। आगे चलकर फिल्म के और भी कई सीन शूट किए गए और फाइनली 60 दिन का न्यूजीलैंड में इसका शूट किया गया, जहां पर बारी बारी से ये सारी एडवेंचर एक्टिविटी हुई, कई गाने शूट किए गए और कई सीन भी फिल्माए गए। और आपको बता दें कि ये उस समय तक का विदेश में हुआ सबसे लंबा शूटिंग शेड्यूल था, जहां पर लगभग 60 दिनों के लिए फिल्म की शूटिंग यहाँ चलती रही थी। और फिल्म की लगभग आधे से ज्यादा स्टार कास्ट न्यूजीलैंड में इसके लिए शूटिंग कर रही थी। वैसे आपको बता दें कि उन दिनों ऋतिक रोशन की न्यूजीलैंड में ये दूसरी फिल्म थी। इसके पहले कहो ना प्यार है के सेकंड हाफ के कई सीन यहाँ पर शूट किए गए थे। और कहो ना प्यार है में भी ऋतिक रोशन के साथ में तन्नाज ईरानी और ब्रजेश हिरजे नजर आए थे, और ये दोनों फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ में भी नजर आए थे। इसके अलावा लव बोट के तौर पर ये बड़ी सी शिप का ये सेट तैयार किया गया था और कई और भी सेट डिजाइन किए गए थे। फिल्म में बंजी जंपिंग, जेट बोट, हॉर्स राइडिंग ऐसे कई एडवेंचर एक्टिविटी हमें देखने के लिए मिली थी। आपको बता दें कि जाने माने एक्शन डायरेक्टर अलान अमीन की देखरेख में ये सारे सीन शूट किए गए थे। यहाँ पर आपको बताते चलें कि इसमें हमें जो डॉग देखने के लिए मिला था उसके ज्यादातर सीन इंडिया में ही शूट किए गए थे, लेकिन अब डॉग के कई सीन न्यूजीलैंड में भी शूट किए जाने थे, लेकिन इस डॉग के मालिक ने इसको न्यूजीलैंड में जाने से मना कर दिया था। इस वजह से बाद में न्यूजीलैंड में इसी डॉग से मिलता जुलता एक और डॉग बुलाया गया था और उसके साथ में ये सीन शूट किए गए थे। और यहाँ पर इस डॉग के साथ में एक और खास चीज की गई थी, 2D एनिमेशन किया गया था, जो कि बिल्कुल कार्टून के जैसा लग रहा था। जब पूरी कास्ट न्यूजीलैंड में फिल्म की शूटिंग के लिए रुकी हुई थी, उस समय न्यूजीलैंड में इतनी ज्यादा बर्फबारी हुई कि कोई शूटिंग नहीं हो पा रही थी। और उस साल न्यूजीलैंड में हुई इस बर्फबारी ने पिछले 36 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और फिल्म की शूटिंग के लगभग 7 दिन पूरे के पूरे वेस्ट हो गए थे। आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग लगभग 20 महीनों से भी ज्यादा लगातार अलग अलग लोकेशंस पर चलती रही थी। इसके अलावा ये अपने समय की ऐसी पहली फिल्म थी जिसमें पूरा का पूरा कंप्यूटर जनरेटेड एक कैरेक्टर रखा गया था, और इसमें हमें ये कंप्यूटर जनरेटेड तोता देखने के लिए मिला था, जिसके कलर भी बदलते ही रहते हैं। आपको बता दें कि उस समय इस तोते को कंप्यूटर ग्राफिक्स से बनाने में काफी प्रॉब्लम्स सामने आई थी, और एक समय तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए इसके मेकर्स को ये लगने लगा था कि इससे अच्छा तो रियल तोता ही यूज कर लेते। लेकिन बाद में काफी मेहनत के बाद में इसके सारे सीन तैयार हुए। खैर, बड़ी उम्मीदों के साथ में जब ये फिल्म फाइनली रिलीज हुई, लेकिन ये लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आ पाई। यहाँ तक कि सूरज बड़जात्या ने एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि जाने माने पेंटर MF हुसैन ये फिल्म देखने के लिए गए थे
और ये फिल्म देखने के बाद उन्होंने सूरज बड़जात्या को फोन किया और बोला कि यार ये कैसी फिल्म बनाई है, मैं अपना पेंटिंग ब्रश पर्दे पर फेंक कर आया हूँ। उन्होंने कहा कि इस तरह की फिल्मों की उम्मीद उन्हें दूसरे डायरेक्टर से होती है, सूरज बड़जात्या से नहीं। सूरज बड़जात्या की फिल्मों से लोगों की डिमांड ये होती है कि वो एक साफ सुथरी और पारिवारिक फिल्म ही बनाएं। उस समय सूरज बड़जात्या ने बताया कि ये फिल्म देखने के बाद कई लोगों ने सूरज बड़जात्या को ऐसी ही प्रतिक्रिया दी थी। यहाँ तक कि गोविंदा ने भी उनके लिए यही बोला था कि जिसका जो काम है उसे वही करना चाहिए। खैर, फिल्म की असफलता को सूरज बड़जात्या ने बड़े ही पॉजिटिव तरीके से लिया और कहा कि ये फिल्म उन्हें बहुत कुछ सिखा कर गई है और वो शायद मॉडर्न दुनिया की चकाचौंध में कहीं खो गए थे, लेकिन इस फिल्म की असफलता ने उनकी आंखें खोल दी हैं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि उस समय फिल्म के सेट पर ऋतिक रोशन और करीना कपूर के अफेयर की भी कई खबरें सामने आने लगी थीं। लेकिन उस समय इसके फ्लॉप हो जाने के बाद में ऋतिक रोशन ने करीना कपूर के साथ में कोई भी फिल्म नहीं की। वो तो अच्छा हुआ कि ऋतिक रोशन की 2003 में ही इसी के साथ में कोई मिल गया भी रिलीज हुई, जिसने उनके करियर को काफी सहारा दिया। उन दिनों फिल्म के सेट पर सुजैन खान को लेकर भी कई खबरें सामने आ रही थीं, जिनमें ये कहा जा रहा था कि सुजैन खान ने ऋतिक रोशन से अब ये साफ साफ बोल दिया है कि वो आगे चलकर करीना कपूर के साथ में किसी भी फिल्म में काम न करें, क्योंकि उन्हें कहीं से ऐसी खबरें सुनने के लिए मिली थीं जिनमें ये कहा जा रहा था कि करीना कपूर उनके काफी करीब आ रही हैं। खैर, उस समय ये फिल्म नहीं चल पाई थी और इसके ऊपर पूरा का पूरा पूर्ण विराम लग गया था। आपको बता दें कि ऋतिक रोशन और अभिषेक बच्चन की साथ में आई ये पहली फिल्म थी। इसके बाद इन दोनों ने आगे चलकर 2006 में धूम 2 में भी काम किया। तो वहीं इसमें हमें छोटे से रोल में राजू श्रीवास्तव भी नजर आए थे, जिनका इसमें नाम रखा गया था शंभू। आपको बता दें कि राजू श्रीवास्तव इसके कई साल पहले सूरज बड़जात्या की 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया में भी शंभू के रोल में ही नजर आए थे। ये एक ऐसी फिल्म रही जिसको लेकर आज भी कई मीम्स और जोक्स बनाए जाते हैं। वैसे शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इसमें ऋतिक रोशन और करीना कपूर की तो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग थी, लेकिन इस फिल्म में अभिषेक बच्चन की एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया गया था और इसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन भी मिला था। लेकिन इस साल अभिषेक बच्चन ये अवार्ड जीत नहीं पाए थे। ये अवार्ड मिला था सैफ अली खान को फिल्म कल हो ना हो के लिए। तो दोस्तों, ये तो बात हुई मैं प्रेम की दीवानी हूँ से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। वैसे भले ही फिल्म में इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग थी, लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे ये फिल्म काफी एंटरटेनिंग लगी थी और मुझे काफी पसंद भी आई थी। यहाँ तक कि आज भी जब ये फिल्म टीवी पर आती है तो मुझे काफी एंटरटेनिंग लगती है। वैसे आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।